चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना वायरस की हर खबर पर नजर। कहा कोविड-19 के नियमों का पालन करें यात्री। उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने ली बैठक। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। देहरादून में गोदान की पुकार की शूटिंग शुरू। गौरक्षा गौ कल्याण पर आधारित फिल्म सीएम धामी ने मुहूर्त शॉट को किया फ्लैग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हल्द्वानी में कांग्रेस के युवा नेता हरीश पनेरू का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने कहा कि जिले की पुलिस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और फरियादियों को अपना न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। इसके साथ ही पुलिस फरियादियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया को बढ़ावा दे रही है, अपराधियों की छवि को सुधारने का भी काम कर रही है और आने वाले समय में पुलिस की इस कार्य प्रणाली के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जिले की पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, गुंडा एक्टों को, एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रही है। इसमें ताजा उदाहरण ये सैनिक की पत्नी है सोनी बिष्ट। इनके साथ मारपीट हुई, इनके मेडिकल बना हुआ है, ऐसे मारा गया कि मरने तक शब्बल से। उस पर कोई कार्रवाई पुलिस ने आज 20 दिन पर कोई नहीं करा। ये मेरे बगल में कमल का फलटिया, इनकी मां को 65 साल की महिला से कहा कि तुम्हारे साथ रेप कर देंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे। उस पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि नैनीताल जिले की पुलिस सर, घटनाएं 14 मई की है। मेरे भतीजा प्रकाश विश्व द्वारा दी गई है। वो एक संस्था से जुड़ा हुआ है और उसने आज भी मुझे कई बार चोटें दी गई हैं और चोरगला थाना के पास हम गए हैं, इस बार भी गए तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। आज 14 मई को मेरे को ये मतलब लोहे के सब्बल से मारा था। उसके बाद आज 21-22 दिन हो गए, एक दिन भी पुलिस मेरे घर में नहीं आई और उसको पूरा उन्होंने फर्जी मुकदमा भी दायर कर दिया। मैं कुछ मुद्दों को पहले रखूं, पॉइंट वाइज घटनाओं को। मैं नैनीताल पुलिस जो है कानून व्यवस्था कायम करने में बिल्कुल विफल हुई है। नैनीताल पुलिस के अंदर अगर कहीं वो कानून की लोकतंत्र का पालन करना रखूंगा और कुछ चीजें गोपनीय इसलिए रख रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस की अधीनस्थ एक LIB जो काम करती है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। मुझे नहीं लगता है कि क्या इनका काम है, क्या पुलिस का काम है। इनको पुलिस। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के MB ग्राउंड में 7 जून को श्री श्याम युवा मित्र मंडली द्वारा श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में भजन सम्राट कन्हैया मित्तल, परविंदर पलक और विवेक शर्मा अपने मधुर भजनों से श्रोताओं को भाव विभोर करेंगे और शाम 7 बजे शुरू होने वाले इस महोत्सव को लेकर आयोजकों में खास उत्साह है और कन्हैया मित्तल के कीर्तनों को सुनने के लिए भारी भीड़ की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने MB ग्राउंड को समारोह स्थल के रूप में चयनित किया। ज्यादा हर्ष का विषय है और बधाई के पात्र हैं श्री श्याम युवा मित्र मंडल, जो कि विगत 6 महीनों से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं। और हल्द्वानी का बहुत ही सौभाग्य है कि बहुत ही भव्य और दिव्य दरबार कल दिनांक 7 जून 2025 को MB इंटर कॉलेज ग्राउंड में सजने के लिए जा रहा है। विगत 2 वर्षों ये कार्यक्रम उत्थान मंच हल्द्वानी में हुआ था और इस बार यह कार्यक्रम MB ग्राउंड हल्द्वानी में होने के लिए जा रहा है क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि देश के विख्यात सुप्रसिद्ध गायक कलाकार श्रीमान कन्हैया मित्तल जी का आगमन कल हमारे हल्द्वानी शहर में हो रहा है। देखिए, कल 7 जून को तृतीय श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव होने जा रहा है जो कि अपना MB ग्राउंड में होगा, जिसमें विश्व विख्यात भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी, परविंदर पलक जी और अपने हल्द्वानी के विवेक पंडित जी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और इसमें एक खास बात विशेष ये है कि जो खाटू मंदिर से पुजारी जी आ रहे हैं, निज मंदिर पुजारी महेंद्र चौहान जी भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर नजर बनाए हुए है। इसको लेकर डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को लगे कि उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी न रही हो और तुरंत जांच कराए, साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करें।
देखिए, अगर कोविड को लेकर के बात करें तो इस तरह का कोई अलर्ट या वो नहीं है कि कोविड को लेकर के कोई अलग से कोई विशेष सावधानी बरती जानी है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर चीजें की जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए जो कॉमन क्या करें या क्या ना करें, जो डूज एंड डोंट्स हैं वो तो फॉलो किए ही जाने चाहिए। तो नॉर्मल चीजें हैं कि अगर किसी को लक्षण है तो जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं वो फॉलो किए जाएं, खांसते और छींकते समय ध्यान रखा जाए, साबुन पानी से हाथों को साफ रखा जाए ताकि इस इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लक्षण होते हैं तो अन्यथा अपनी तरफ से कोई औषधि नहीं लेनी है, अपने चिकित्सक को दिखाना है, उनके परामर्श से ही औषधि लेनी है। और कोई विशेष वर्ग जैसे जिसको कोई और गंभीर रोग से ग्रसित है, बच्चे और जो थोड़ा सा हमारा जो ओल्ड एज ग्रुप है, इनको थोड़ा सावधानी रखनी है। अगर लक्षण बढ़ते हैं तो इमीडिएटली जो है डॉक्टर्स को दिखाना है और उनको दिखा करके ही ट्रीटमेंट लेना है। सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए पौड़ी पुलिस भी लगातार अपने स्तर पर तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। एडिशनल एसपी कोटद्वार चंद्र मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मण झूला और श्रीनगर क्षेत्र में चारधाम यात्रियों की सुगमता के लिए जगह जगह साइन बोर्ड लगाने के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लगातार तीर्थ यात्रियों के मौसम की भी जानकारी दी जा रही है ताकि मौसम खराब होने पर वह सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। ये लक्ष्मण झूला क्षेत्र से लेकर और हमारा श्रीनगर वाला और श्रीनगर से भी आगे पूरे जो भी रूट है ऋषिकेश से लेकर आगे वाला जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, तो उसमें साइन बोर्ड लगाए हैं जिसमें डिस्टेंस के बारे में और बाकी मतलब जो भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं उनके बारे में पूरी जानकारी उसमें रहती है और उनको अवेयर भी किया जाता है। और मौसम के बारे में भी हम लोग लगातार समय समय पर अलर्ट करते रहते हैं यात्रियों को। लक्ष्मण झूला में पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने नरूड चट्टी बैरियर पर वाहनों की चेकिंग की है और इस दौरान वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया है। इसके साथ ही चालकों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी दी और इसके साथ ही हरियाणा के बाइक राइडर्स के साथ मिलकर लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जन जागरूकता पैम्पलेट भी वितरित किए। बाइक राइडर्स ने पुलिस को वादा किया कि वह उत्तराखंड में जहां जहां जाएंगे वहां पुलिस की ओर से दिए गए सड़क सुरक्षा पैम्पलेट जो है वो वितरित किए जाएंगे, यानी कि बांटे जाएंगे, और जिससे वह भी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभा सके। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने ज्यादा परिचालन केंद्र का अवलोकन किया है और आपको बताते चले कि आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान आगामी मानसून सीजन को लेकर अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले की आपदा कंट्रोल रूम को जल्द ही डिजिटल कंट्रोल रूम करने की तैयारी की जा रही है। आपदा कंट्रोल रूम के दीवारों पर तहसील, थानों, हॉस्पिटल और आवश्यक सेवाओं वाले संस्था जीआईएस मैप से सुसज्जित रहेगी और जीआईएस टीम कंट्रोल रूम में तैनात रहेगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि अब तक 125 विभिन्न शिकायतों में से 122 का निस्तारण किया जाएगा। ये जो हमारा जिले का कंट्रोल रूम है, यहीं से कोई भी अवर सिचुएशन उत्पन्न होती है, कहीं पर लैंडस्लाइड आता है, कहीं पर मलबा आता है, कहीं पर अर्बन फ्लडिंग होती है, कहीं पर पेयजल संकट आता है, कहीं पर कोई पेड़ गिरता है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को जो निर्देश हैं यहीं से प्रदत्त किए जाते हैं थ्रू वायरलेस फोन लाइंस एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। चाहे वो हमारे जल से रिलेटेड 7 डिपार्टमेंट्स हैं, जल संस्थान, जल निगम, यूयूएसडीए, स्मार्ट सिटी, स्काडा या नलकूप, या हमारा यूपीसीएल है, पीडब्ल्यूडी, एनएच। ये व्यवस्था यहाँ पर स्ट्रीमलाइन की गई है कि सभी डिपार्टमेंट के जेईज प्रतिदिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम यहाँ पर बैठकर आने वाली कंप्लेंट्स का निस्तारण करेंगे। हमारा
कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम सुचारू रूप से चल रहा है, सारी कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिला अधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के लालकुआ तहसील में गौला नदी के पास और पार बसे श्रीलंका टापू का बारिश में जिले से संपर्क टूट जाता है। ऐसे में प्रशासन ने मानसून से पहले वहां 3 महीने का राशन, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाया है। स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया है और बीमार और गर्भवती महिलाओं को बाहर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। यहां स्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है। 90 के दशक में बिंदु खत्ता गांव का हिस्सा रहे इस टापू पर अब 115 परिवार रहते हैं। तहसील अंतर्गत आपदाग्रस्त स्थल है, जहां पे कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण गौला नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण मुख्य मार्ग से उसकी पहुंच जो है पूर्णतः कट जाती है। उस आपदा की तैयारियों के दृष्टिगत गांव में राशन जो अगले 3 माह का भेजा जाना था वो भेजा जा चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर भी वहां पे आगामी 2-3 दिन में वहां पे लगा दिया जाएगा। प्रदेश को 30 ट्रिलियन के स्थानों पर ट्रॉलियों के स्थान पर पैदल सेतु निर्मित की जाने के लिए साल 2024 से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 30 स्थान पर पैदल पुल के प्रथम चरण कार्यों के लिए शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम टेम्परेरी ट्रॉली लगाते हैं और प्रदेश में 30 जगहों पर ट्रॉलियां चिन्हित की गई है। इसमें से 29 जगहों पर सेक्शन कर लिया गया है और जल्द ही पुल का निर्माण कर लिया जाएगा। पे जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हम लोग टेम्परेरी रूप में ट्रॉली लगाते हैं। जहां ऐसा देखा गया है कि कई सालों से कुछ जगहों पर ट्रॉलियां चल रही हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं,
उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, और हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी को देखते हुए लास्ट ईयर ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हम हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल या कोई भी अच्छा अरेंजमेंट जिससे लोगों को सहूलियत हो वो किया जाए। उसी के क्रम में टोटल 30 लोकेशन पे ट्रॉलीज आइडेंटिफाई की गई थी पूरे प्रदेश में। उसमें मेनली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में थी। तो उनमें से 29 लोकेशन पे हमने सैंक्शन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उस पर पुल का निर्माण कर लेंगे और जो क्षेत्रीय लोग हैं और जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। खबर लक्ष्मण झूला से है, जहां पुलिस ने शातिर बाइक चोर और टप्पेबाज सुनील उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी हुई एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस कार्रवाई करते हुए सुनील उर्फ सोनू को जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि वह नशे का आदी है और अपने नशे की पूर्ति के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है। सुभाष बनखंडी रामलीला कमेटी के परिसर का ताला तोड़ने और सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त करने के साथ बक्से में रखे सामान को निकालने के आरोप में पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद श्री रामलीला कमेटी के सदस्य भड़क गए। बताते चले कि उन्होंने अपने ऊपर दर्ज हुए मुकदमों को झूठा राजनीति के दबाव में मुकदमा दर्ज होने का आरोप लगाया है। इस संबंध में श्री रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष जितेंद्र पाल ने कमेटी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पीसी की है। सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी के हम लोग रजिस्टर्ड पदाधिकारी हैं और जिन्होंने कई वर्षों से 1955 से ये संस्था चली आ रही है। 99 से विधिवत रजिस्टर्ड सोसाइटी में आज तक हम पदाधिकारी हैं। लगातार बीच में चेंज हुए। हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं और हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही अगर हमारे बुजुर्गों के मुकदमे वापस नहीं होते और हमें जबरन निकालने की कोशिश की जाती है राजनीतिक दबाव के कारण, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मौलवी और आलिम की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है और आपको बताते चले कि मौलवी यानी हाई स्कूल में 83% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, जबकि आलिम यानी कि 12th क्लास का 96% रिजल्ट आ रहा है। इस पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी का कहना है कि मदरसा बोर्ड लगातार बेहतर रिजल्ट दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पास होने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी। देखिए 2023 में जब से हमने चार्ज लिया मदरसा शिक्षा परिषद का, तो आते ही हमने यहाँ कुछ ऐसे चेंजेस किए। एक तो ये कि हमारे मदरसों के अंदर सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, उसे हमने आधुनिकता से जोड़ा, मॉडर्नाइजेशन किया ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे वक्त की जरूरत को समझते हुए वो भी अन्य स्कूलों की तरह कदम से कदम मिला के चल सकें। और ये विजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का है। यहाँ रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
उत्तराखंड में जीएसटी के तहत एक ई पोर्टल विकसित किया गया है जो व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने, चालान बनाने और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जीएसटी ने विभिन्न करों जैसे बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को एकीकृत किया है। इससे राज्य और केंद्रीय स्तर पर एक समान कर प्रणाली बनी है जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए सरल और पारदर्शी है। जीएसटी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में इस प्रणाली को लागू करके उत्तर भारत का पहला राज्य बनकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह प्रणाली फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के जरिए जीएसटी पंजीकरण में उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करती है। जीएसटी की मदद से पूरे देश में एकल बाजार का निर्माण हुआ है। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। राज्य स्तर पर उत्पादों पर अलग अलग कर नहीं होने से व्यापारियों को अपनी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं आती। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट लगभग 4500 करोड़ रुपए था। 2024-25 में ये बजट बढ़कर 94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 24 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था 24 गुना बढ़ी, जिससे उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक प्रगति हुई है। वर्ष 2000 में राज्य की अर्थव्यवस्था 14,501 करोड़ रुपए की थी, जो 2023-24 में बढ़कर 3,40,000 करोड़ रुपए हो गई है। राज्य का कुल राजस्व संग्रह 233 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 10,812 करोड़ हो गया है। जीएसटी के तहत व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। इससे व्यापारियों को कर के बोझ को कम करने में मदद मिलती है। राज्य के प्रमुख शहरों देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी जिलों में 5-5 जीएसटी सुविधा केंद्र बनाए गए, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों को जीएसटी प्रक्रियाओं में मदद करेंगे। प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि से राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सभी हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ई गवर्नेंस ने जीएसटी और अन्य आर्थिक सुविधाओं को सुगम बनाया है। एक देश, एक टैक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और खेल विभाग के अधिकारियों संग बैठक की। यह बैठक विधानसभा कक्ष में आयोजित हुई है। बताते चले कि 23 जून को होने जा रहे ओलंपिक डे की तैयारियों को लेकर यह बैठक हुई है। बैठक में कई बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर देखिए आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संग में एक संयुक्त बैठक की गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे, उसकी रूपरेखा की अभी देखिए आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संग में एक संयुक्त बैठक की गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे, उसकी रूपरेखा की अभी देखिए आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संग में एक संयुक्त बैठक की गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।